नमस्कार साथियों, मैं मनीष माल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान का अध्याय 4 और उसका है लेक्चर नंबर 7। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की क्या आवश्यकता है और फिर चर्चा करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए, जब आप लोगों के दिमाग में भी एक सवाल बार बार उठता होगा और बार बार आपके नहीं सभी के उठता है, जो आगे तक कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं ना, उनके भी सवाल दिमाग में उठता है कि जब सारी की सारी रियल पावर्स जो है, सारी की सारी जो वास्तविक शक्तियां है, वो किसके हाथ में है? वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, प्रधानमंत्री के हाथ में। और जो राष्ट्रपति हमने बनाया है, भारत ने बनाया है प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट सब कुछ इनके कहने पर ही करेगा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही सारे काम करेगा। तो सवाल ये आता है कि ये राष्ट्रपति का पद क्रिएट करा गया तो करा गया क्यों? इसकी क्या आवश्यकता थी? राष्ट्रपति के पद की हमें क्या जरूरत थी? क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया और क्यों इतना इंपॉर्टेंट हमारे संविधान निर्माताओं को लगा कि नहीं, देश का प्रमुख होना चाहिए, जो राष्ट्र का प्रमुख है उसका पद होना चाहिए? ऐसा क्यों ना कि हमने प्रधानमंत्री को ही देश का और शासन का प्रमुख बना देते, तो शायद ज्यादा आसानी होती। परंतु कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ आइडियाज रहे होंगे संविधान निर्माताओं के, इसीलिए राष्ट्रपति का पद देश के संविधान में बनाया गया। पहले हम लोग चर्चा करेंगे किताब में क्या लिखा हुआ है और फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, कुछ मैं आपको मेरे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति के पद की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अपनी इंपॉर्टेंस है। ओके, तो पहले तो किताब की तरफ बढ़ते हैं और किताब में सबसे पहला सवाल हमारा यही आता है कि राष्ट्रपति की क्या आवश्यकता है। ऐसा आप भी सोच रहे होंगे इतना कुछ पढ़ने के बाद, इतना कुछ जानने के बाद, कि बहुत कुछ देकर के सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रॉय इन सेकंड जो आता है, मतलब सेकंडों में खेल खत्म कर देना, मतलब जो आर्टिकल 74 है वो ये कह देता है कि सारे के सारे काम राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्रपति के पद को बिल्कुल शक्तिहीन बनाने जैसा हो गया। तो उस राष्ट्रपति के पद की क्या महत्वता, क्या इंपोर्टेंस रह जाएगी? ठीक है, तो आइए जानते हैं क्यों बनाया गया राष्ट्रपति का पद आपकी किताब के अनुसार। संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद विधायक में बहुमत के समर्थन पर निर्भर होती है। ओके, देखिए, हमने भारत में क्या अपना ये संसदीय व्यवस्था अपना रखी, पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत ने अपना रखा है और यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद है वो विधायिका में बहुमत के समर्थन पर निर्भर होती है। बहुमत के समर्थन का अर्थ क्या? देखिए, पहले तो विधायिका हम लोग जानते हैं हमारे देश की संसद, और संसद में जो सरकार का गठन होगा वो किस आधार पर होगा? लोकसभा के आधार पर। लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत होगा वही अपनी सरकार का गठन करेगी। तो विधायिका में बहुमत होना मतलब लोकसभा में उनके पास क्या है? बहुमत है। और जिनके पास बहुमत है, जिस पार्टी के पास बहुमत है, उसी के मंत्री बनेंगे, उसी का ही प्रधानमंत्री बनेगा। तो मतलब मंत्रिपरिषद के पास क्या है? विधायिका में बहुमत है। और बहुमत होने का अर्थ यह हो गया कि देश की ज्यादा से ज्यादा जो जनता है वो उस पार्टी को, उन नेताओं को चाहती है कि वो सरकार बनाए। मतलब लोकसभा में वो बड़ी पोजीशन पर है, वो सरकार बनाने के काबिल है। तो संसदीय व्यवस्था में विधायिका में बहुमत का समर्थन होना बहुत जरूरी है। मंत्रिपरिषद के पास, या मतलब मैं आम भाषा में कहूं, सरकार के लिए, सरकार बनाने के लिए क्या है? विधायिका में आपको बहुमत का समर्थन होना जरूरी है। अगर उनका समर्थन नहीं होगा, अगर उनका सपोर्ट नहीं होगा तो वो सरकार गिर जाएगी। इसका अर्थ यह है कि मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है और तब उसकी जगह एक नई मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करनी पड़ेगी। अब देखिए, जब मंत्रिपरिषद को विधायिका में बहुमत का समर्थन है और अब इस स्थिति में हम देखते हैं कि मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है, कभी भी हटाया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि जब इच्छा हुई तब हटके। ये पूरा का पूरा जो खेल है ना, ये सब कुछ पार्टी पे डिपेंड करता है। अगर जैसे कि मान लीजिए, मैं लास्ट एग्जांपल्स में भी आपको कहते आ रहा हूं, 303 कैंडिडेट बीजेपी के जीत कर आए 2019 में, और चाहिए आपको 272 का आंकड़ा आपको चाहिए। और अगर अब इनमें से ऐसा मान लो कि भैया 100 बीजेपी के एमपी बोल दे कि हम तो बीजेपी को छोड़ रहे हैं, बीजेपी को छोड़ रहे हैं, तो 203 ही रह गए, तो अब भी तो आप इस आंकड़े में दूर रह गए। तो बीच में क्या हो गया? मंत्रिपरिषद हट गया, आपको बहुमत नहीं मिल पा रहा है, आपको विधायिका का, लोकसभा का बहुमत नहीं मिल पाया है, आप 272 से दूर हो। जैसे कि लास्ट केस में देखा अटल बिहारी वाजपेयी जी वाले में, जहां पर के.आर. नारायण क्या करवाते हैं? फ्लोर टेस्ट करवा रहे हैं कि आप अपना बहुमत प्रूफ करिए कि आपके पास बहुमत है या नहीं है। तो 272 के आंकड़े तक पहुंचना जरूरी हो जाता है। तो अगर कभी भी ये सांसद उस पार्टी से अलग हो जाते हैं और उस पार्टी से अपना त्याग पत्र ले लेते हैं कि नहीं हम नहीं है, और हम दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, उस पर एक बात अलग है कि दल बदल कानून लग सकता है उन सभी सांसदों पर, परंतु एक बार के लिए सरकार गिर जाएगी, एक बार के लिए सरकार को हटा दिया जाएगा। अब जब मंत्रिपरिषद
को भी नहीं है, सरकार हट गई, मंत्रिपरिषद हट गई, तो अब उस समय में जरूरत है कि हम एक नए मंत्रिपरिषद का गठन करें, हम एक नया प्रधानमंत्री, एक नया मंत्रिपरिषद हम लोग घोषित करें, तभी फिर देश का जो शासन है वो आगे चल पाएगा। इसमें जो पूरा का पूरा रोल है, कहीं ना कहीं जो मेजर रोल है वो पार्टी का है, कि पार्टी के जो लोग हैं वो फिर से अगर अपना फ्लोर टेस्ट करवा करके फिर से बहुमत को साबित कर देते हैं कि नहीं नहीं हमारे साथ तो इतने लोग जुड़े हुए हैं, वो इस पार्टी के लोग हैं और 272 के आंकड़े को हम लोग छू रहे हैं, तो फिर दिक्कत वाली बात है, फिर से प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद बन जाएगा। एक आगे जाकर करके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अविश्वास मत प्रस्ताव पारित करवाना। अविश्वास जो प्रस्ताव होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन इसको कहा जाता है, अविश्वास प्रस्ताव, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। जब क्या होता है कि सरकार पर विश्वास नहीं है लोकसभा को कि भाई सरकार सही से काम कर रही है, तो उसके 50 सदस्य पहले लेटर जारी करते हैं कि हम इनको हटाना चाहते हैं, और फिर 50% से ज्यादा जो बहुमत है वो उनके लिए प्रस्ताव जारी करे कि नहीं नहीं हम तो इनको बिल्कुल हटाना चाहते हैं, तो उस सरकार को इस्तीफा देना होगा, उस सरकार को त्यागपत्र देना होगा। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि देश को चलाने के लिए सरकार नहीं है, शासन नहीं है, तो उनकी नियुक्ति करना ये राष्ट्रपति का एक बहुत बड़ा कर्तव्य बन जाता है। ऐसी परिस्थिति में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की जरूरत पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो और जिसके पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति हो और जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके। देखिए, अब ऐसी परिस्थिति में एक राष्ट्र प्रमुख की आपको जरूरत है, देश के प्रमुख की आपको जरूरत होगी, जो जिसका कार्यकाल क्या हो, स्थायी हो, जिनका जो कार्यकाल है वो बिल्कुल फिक्स्ड हो, स्थायी होना चाहिए, उनको कोई नहीं हटा पाएगा। हमने देखा महाभियोग होगा, पर महाभियोग इतनी आसानी से नहीं होता है, और अभी तक भारत के इतिहास में किसी पे महाभियोग नहीं लगाया गया, इंपीचमेंट नहीं लगाया गया। तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, राष्ट्रपति का जो पद है वो स्थायी है, वो उस पद से हटाना उनको आसान नहीं है। अब जब वो मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं देश का प्रमुख तो अभी है ना भाई, पद पे अभी बैठा हुआ है ना, हाँ प्रधानमंत्री हट गया, सरकार हट गई, ठीक है, और संसदीय व्यवस्था में हम लोगों ने ये भी देखा है कि कहीं ना कहीं अस्थायित्व बना रहता है, स्थायित्व की कमी रहती है, सरकारें गिर जाती हैं, गठबंधन की सरकारें बनती हैं, सही से शासन नहीं चला पा रही हैं, तो संसदीय व्यवस्था के कहीं ना कहीं ड्रॉबैक में से वो कमियां हैं। जब सरकार नहीं है, जब शासन व्यवस्था चलाने वाला कोई नहीं है, तो कम से कम हम ये तो कह सकते हैं नहीं नहीं भैया देश का प्रमुख तो भी है, भाई देश का प्रमुख ही तो सारे काम कर रहा है, साइन तो उसी के ही हो रहे हैं, उसके साइन के बाद ही सारे काम हो रहे हैं, उसकी जब कार्य उनकी शक्तियां जब हम लोगों ने पढ़ी तो उनके साइन के बिना देश में पत्ता भी नहीं हिलता है। तो मतलब वो व्यक्ति तो भी है ना भैया, देश का राष्ट्रपति, देश का प्रमुख तो भी है। सरकार गिर गई कोई बात नहीं, सरकार नहीं आ जाएगी जब तक मैं बैठा हूं, मतलब राष्ट्रपति बोल देंगे मैं बैठा हूं तुम की चिंता कर दो। तो स्थायी, एक ऐसा पद स्थायी होना जरूरी है जिसके पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति हो, तो प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सके कि भैया ठीक है अभी सरकार गिर चुकी है, तो इतने समय तक आप अपनी सरकार बनाइए और प्रधानमंत्री का जो भूमिका है वो निभाइए। और सांकेतिक रूप से मतलब क्या है कि भैया एक सिंबॉलिक रूप में वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हो। अब देखिए हमारे देश में जो राष्ट्रपति जी हैं वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं या नहीं करते। देखो, हम लोगों ने लोकसभा के सदस्यों को चुना, लोकसभा के सदस्य वोट कर रहे हैं, लोकसभा के सदस्य वोट कर, मतलब पूरा देश उसमें आ गया। राज्यसभा के लोगों को कौन चुन रहा है, विधानसभाओं के विधायक चुन रहे हैं, तो विधानसभाओं के विधायक भी वोट कर रहे हैं और राज्यसभा के सांसद भी वोट कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमने जिन जिन लोगों को चुना और हमारे द्वारा चुने गए लोगों ने जिनको चुना वो सब राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम पूरे भारत की जनता हम राष्ट्रपति को चुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सिंबॉलिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम अभी भारत के उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के बारे में आज जानेंगे, उसमें देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही वोटिंग कर रहे हैं, वो पूरे देश का कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, परंतु राष्ट्रपति जो है वो पूरे देश का सांकेतिक रूप से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पूरा देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि हाँ भाई मुझे पूरे देश के सभी लोगों ने मुझे चुना है, क्योंकि जिन लोगों ने जिनको चुना, जनता ने जिनको चुना, उनके द्वारा ही मैं चुन करके आया हूं। उपराष्ट्रपति जी भी वैसे पूरे देश का एक प्रतिनिधित्व ही कर रहे हैं, परंतु जितना प्रतिनिधित्व के लिए जो वोटिंग राष्ट्रपति जी के चुनाव में कराई गई उतनी उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में नहीं होती है। सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति की यही भूमिका होती है, तो जब सामान्य परिस्थितियां हो तो यही भूमिका राष्ट्रपति जी की। लेकिन जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तब राष्ट्रपति पर निर्णय लेने और देश की सरकार को चलाने के लिए प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है। और ये बात हम लोगों ने विशेषाधिकार में भी देखी थी कि जब उनके पास किसी भी दल के पास कोई बहुमत नहीं होता है, मेजोरिटी उनको नहीं मिल पाती है, 272 का जो जादुई आंकड़ा है उसको नहीं छू पाते हैं, तब राष्ट्रपति ये निर्णय लेता है और देश की सरकार चलाने और प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी उस पर होती है कि हाँ भैया आप सरकार बना सकते हैं, बनाइए, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। मतलब आप कह सकते हैं कि वो स्पेशल कंडीशंस में सारी की सारी जो पावर्स है वो राष्ट्रपति जी के पास चली जाएगी।
ओके अब एक दो पॉइंट जो मुझे ऐसा लगता है कि देश शासन प्रमुख का होना आवश्यक है। तो देखिए, एक तो जैसा कि अभी अपन लोगों ने चर्चा करी कि अगर सरकार नहीं है, अगर शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री मंत्री परिषद नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हाँ भैया देश का प्रमुख अभी है और उसके हिसाब से पूरा देश अभी रन हो सकता है, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला तो हम कह सकते हैं कि सांकेतिक जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए पूरे देश का वो राष्ट्रपति जी कर रहे हैं। दूसरा, मैं एक ऐसा मानता हूं कि अगर हम लोग, अगर देश के जो संविधान निर्माता है, अगर वो लोग प्रधानमंत्री ही रखते हैं या मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति का पद रखते हैं, प्रधानमंत्री का पद रखते ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही पद रखते, तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था हो जाती। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में स्थायित्व है पर उत्तरदायी नहीं है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी डॉक्टर अंबेडकर की कोटेशन के साथ कि स्थायित्व से ज्यादा जरूरी हमारे लिए उत्तरदायी। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अगर हम लोग अपना लेते हैं तो वो उत्तरदायी कम होती और स्थायित्व ज्यादा होती। और अगर वो उत्तरदायी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हमारे भारत के जनता की जो उम्मीदें हैं, जो अपेक्षा है, वो पूरी नहीं हो पाती। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए हमें संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाना जरूरी था और उसमें एक देश का प्रमुख होना जरूरी है। अगर हम लोग अध्यक्षात्मक की तरफ जाते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रखते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा जो खतरा होता है वो पूजा नायक का खतरा बढ़ जाता है कि एक व्यक्ति के ऊपर ही सब कुछ डिपेंडेंट हो जाए, सारी की सारी जो पावर है वो उसके हाथ में आ जाए और इस पूजा नायक से कहीं ना कहीं तानाशाही की तरफ भी शासन जा सकता है। तो और अब क्या है कि प्रधानमंत्री भी है और राष्ट्रपति भी है। तो राष्ट्रपति जी एक तरीके से प्रधानमंत्री पे और जो मंत्री परिषद है उन पे एक चेक है, चेक लगाने के लिए राष्ट्रपति जी को बना रखा है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद से जब चाहे वो सारी डिटेल मांग सकते हैं कि भाई आपने क्या क्या काम करा है, कितने कानून पास हुए हैं, क्या नहीं, सारी डिटेल मांग सकते हैं। प्रधानमंत्री उनको जाकर के सारी डिटेल देकर के आएगा कि सर मैम ऐसा ऐसा हुआ है, ये जानकारी है। तो मतलब ओवरऑल कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के ऊपर एक चेक किसका है, राष्ट्रपति का है। और चेक होना हमेशा जरूरी है कि उस किसी भी व्यक्ति का चेक होता रहे। और पार्लियामेंट में भी राष्ट्रपति के साइन के बिना कोई भी देश में कानून नहीं बन सकता। तो कहीं ना कहीं आवश्यकता है तो हमारे देश में राष्ट्रपति जी की है, उस पद की है। और जैसा कि हमारे संविधान सभा में भी कहा गया है कि राष्ट्रपति जी के पद को इतना हमने पावरफुल नहीं बनाया कि राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ तनाव और झगड़े चले और देश का कोई काम आगे बढ़े ही ना। और इतना कमजोर भी नहीं बनाया है कि कोई भी आए और कभी भी जैसे मर्जी हुई संसद की वजह से हटा दिया या किसी के हिसाब से वो काम करे, नहीं, वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। उनके पास इतनी शक्तियां हमने दी है। और एक बात जैसे मैंने पहले के लेक्चर्स में भी कही है, राष्ट्रपति का बिल को वापस भेजना, राष्ट्रपति का देश में किसी बात को कह देना कि देश में ये स्थितियां ठीक नहीं है या ये सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है या बहुत कम काम कर रही है, खराब काम कर रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। वो बात पूरे देश के एक बहुत बड़े मुद्दे को दर्शाती है कि देश का प्रमुख, देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति ये कह रहा है कि देश की इन मुद्दों पर स्थितियां ठीक नहीं है, सरकार को काम करना चाहिए, सरकार इन मुद्दों पर बेहतरीन काम कर रही है, इससे बेहतर सरकार नहीं हो सकती। तो जब राष्ट्रपति कोई बात कह रहा है और उनकी बात को इतनी तवज्जो दी जा रही है, तो क्यों दी जा रही है? क्योंकि वो देश के सबसे बड़े पद पर बैठे हैं और कहीं ना कहीं उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि हमें नहीं दिख रही। और जैसे हमने वीटो पावर की बात करी, वीटो एक ऐसी शक्तियां दी गई है संविधान के द्वारा जो कि शायद गजब की शक्तियां है, उसका प्रयोग कर करके वो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को भी थोड़ा सा कम दिखा सकते हैं कि देखो भाई तुमसे ज्यादा पावरफुल हूं, अगर सबसे बड़े पद पे बैठा हूं तो थोड़ा रेस्पेक्ट बनता है मेरा। ठीक है, ये राष्ट्रपति जी का पूरा जो जानकारी थी वो अपन लोगों ने पढ़ ली। अब बात करते हैं भारत का उपराष्ट्रपति की। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया। उपराष्ट्रपति के मुख्यतः दो ही कार्य हैं, मैं आपको साफ बात करता हूं। पहले कार्य यह है कि देश का जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति का मतलब क्या होता है कि आप देखते हैं कि राज्यसभा में जो एक मेंबर बिल्कुल टॉप पर आकर के बैठता है, हेड पर आकर के बैठता है, तो वो सभापति है, वो चेयरमैन है, पूरी राज्यसभा में सबकी बात सुनेगा, नोट करेगा। तो मुख्य काम उनका यही है, राज्यसभा का सभापति होना। पदेन का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है एक्स ऑफिशियो कहा जाता है बच्चों। एक्स ऑफिशियो या पदेन का अर्थ यह होता है प्यारे बच्चों कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। ये एक्स ऑफिशियो है, मतलब आप कोई व्यक्ति एक इस पद पे बैठेगा तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे पद पे बैठ जाएगा, ऑटोमेटिकली वो दूसरे पद पे बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहां उपराष्ट्रपति को पदेन सभापति बताया गया कि जो उपराष्ट्रपति बनेगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति बनेगा। उनको स्पेशली नहीं कहा जाएगा कि भैया आप राज्यसभा के सभापति भी हैं, तो वो मेन काम उनका सभापति का ही होता है।
दूसरा उनका काम यह है कि अगर राष्ट्रपति जी नहीं रहते हैं, राष्ट्रपति जी की जो सीट है वो खाली हो जाती है, राष्ट्रपति जी किसी कारण अस्वस्थ रहते हैं, छुट्टियों पे रहते हैं, कोई भी है, तो राष्ट्रपति जी के किसी भी कारण से मौजूद नहीं होने के कारण जितना भी कार्यभार है राष्ट्रपति जी का वो कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति संभालेंगे, उपराष्ट्रपति जी संभालेंगे। ठीक है, अगर राष्ट्रपति जी नहीं है तो सारा का सारा जो कार्यभार है वो उपराष्ट्रपति संभालेंगे, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ हद से हद 6 महीने तक ही हो सकता है, 6 महीने से ज्यादा नहीं। अगर राष्ट्रपति जी की सीट खाली भी हो गई है तो विद इन द 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर वापस चुनाव करके भराई जाएगी। 6 महीने तक ही कोई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभाल सकता है, तब तक नए राष्ट्रपति चुने जा चुके होंगे। तो मुख्य इन 2 कामों के लिए उपराष्ट्रपति जी का चुनाव कराया जाता है, राज्यसभा का पदेन सभापति, और राष्ट्रपति जी की अगर सीट खाली हो जाती है तो वहां पर अपने कार्यभार को संभालने के लिए राष्ट्रपति बनते हैं। ओके, और एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि इनको जो पेमेंट किया जाता है, ठीक है, पर मंथ उपराष्ट्रपति का पेमेंट 4 लाख है। जो 4 लाख हर महीने पेमेंट किया जाता है वो उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं किया जाता, बल्कि राज्यसभा के सभापति के लिए किया जाता है कि आप राज्यसभा के सभापति। ओके, आइए अब बात करते हैं इनके निर्वाचन प्रक्रिया की। निर्वाचन प्रक्रिया से पहले अपन लोग जान लेते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी को देश का उपराष्ट्रपति बनने के लिए। वह भारत का नागरिक हो, ये तो बिल्कुल जरूरी, ये हर जगह जरूरी है, आपका भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी, सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। वह राज्यसभा सदस्य बनने के लिए एज हो। देखो हमने राष्ट्रपति का जब पढ़ा था तब लोकसभा का सदस्य बनने की बात करी थी, अब यहाँ पे राज्यसभा का सदस्य बनने की जितने भी आपको क्वालिफिकेशन योग्यता चाहिए वो सारी आप में होनी चाहिए। वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वो केंद्र सरकार के किसी पद पर ना बैठा हुआ हो, राज्य सरकार के किसी पद पर ना बैठा हो, कोई स्थानीय सरकार है, स्थानीय कोई अथॉरिटी है उनके किसी पद पर नहीं बैठा हुआ, किसी भी सार्वजनिक पद पर, कोई जनता का पद हो उस पर नहीं बैठा हुआ हो। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा कि वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल, संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माने जाते, इसलिए वह उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए योग्य होते हैं। तो अगर कोई देश का राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति बनना चाहता है, उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति बनना चाहता है, कोई एक राज्य का राज्यपाल है वो बन सकता है, तो आराम से इजीली क्या है कि अगर आप इन पदों पे बैठे हो तो आप लाभ के पद पर नहीं माने जाओगे और आपको क्या करा जाएगा, आप उपराष्ट्रपति के चुनाव आराम से लड़ सकते हो। इन पदों को लाभ के पद में नहीं माना जाता। बाकी अगर आपको केंद्र सरकार की नौकरी कर रहे हो, आप राज्य सरकार की नौकरी कर रहे हो, किसी स्थानीय शासन व्यवस्था की किसी पद पर बैठे हो तो आपको त्याग पत्र देना होगा, फिर ही आप चुनाव में आ सकते हैं। नामांकन, उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार कि कम से कम 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होने चाहिए। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक का मतलब क्या है? पहले 20 लोग ये कहे कि नहीं नहीं क्या होना चाहिए, हम इनको उपराष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, और फिर उन्हीं 20 को सपोर्ट करने के लिए 20 और होने चाहिए कि हाँ हम इनको क्या है, उपराष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। राष्ट्रपति जी के में कितने थे बच्चों? 50 राष्ट्रपति जी के में थे प्रस्तावक थे और 50 अनुमोदक थे, और यहाँ पर अब कितने हैं? 20 है, मतलब टोटल 40 लोग ये कहे कि हाँ हम इस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। और ये कौन होने चाहिए? ये सिर्फ और सिर्फ सांसद होने चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? सांसद होने चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए। विधायक भी नहीं चलेंगे क्योंकि यहां पे विधायक वोटिंग नहीं करते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में जमा कराना आवश्यक है। तो ये जब राष्ट्रपति जी की निर्वाचन प्रक्रिया मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी लास्ट लेक्चर्स में, तब मैंने आपको बता दिया था कि जो 15,000 रुपए वो जमा कराने पड़ते हैं, और वो क्यों कराने पड़ते हैं, सिर्फ 15,000 ही क्यों, ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं पर वो 15,000 ही है। और अगर 1/6 वोट भी आपको नहीं मिलता तो जमानत आपकी जब्त हो जाती है। अब बात करते हैं निर्वाचक मंडल। यहां पर वोटिंग कौन कौन करेगा? वोटिंग करने वाले यहां पर 2 ही लोग हैं, एक है लोकसभा के सदस्य, लोकसभा सदस्य, और दूसरे हैं राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य। अब सवाल यह आता है कि लोकसभा के कौन से सदस्य करेंगे, निर्वाचित और मनोनीत, या मनोनीत ही करेंगे या निर्वाचित ही करेंगे, कौन से करेंगे? तो यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों ही लोग वोट करेंगे, चाहे वो निर्वाचित हो और चाहे वो मनोनीत हो, दोनों ही लोग वोट करते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो। और यहाँ राज्यसभा में भी जो 245 लोग हैं उनमें से 233 को जो आपने चुना है वो, और 12 जिनको राष्ट्रपति साहब ने अपॉइंट करा है, नॉमिनेट करा है उनको, और यहाँ पे 543 वो, और 2 जो एंग्लो इंडियन है जिनको नॉमिनेट करा गया है राष्ट्रपति साहब द्वारा, मनोनीत करा गया है वो। देखिए
अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त करना, ठीक है, जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करी जा रही है। नॉमिनेट का मतलब होता है मनोनीत करा गया है, वो किसी प्रक्रिया से गुजर के नहीं है, डायरेक्ट उनको उस पोस्ट पर बिठाया गया है। तो यहाँ पर 2 एंग्लो इंडियन है और यहाँ पे जो 12 हैं वो किसी कला साइंस किसी फील्ड से जो एक्सपर्ट लोग हो उनको राज्यसभा में भेजा जाता है। इस पर राज्यसभा में भी हम आगे चर्चा करेंगे। जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा विधायिका का, उस चैप्टर पे हम पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है, कि राज्यसभा के पास ज़्यादा ताकतें हैं या लोकसभा के पास ज़्यादा ताकतें हैं, कितने सदस्य कितने कहाँ भेजे जाते हैं, कौन कौन सी उसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो उपराष्ट्रपति जी के चुनाव की भी बात करें, यहाँ पे ध्यान दे लेते हैं। तो यही लोग यहाँ पे वोट करेंगे, सिर्फ 545 लोकसभा के और 245 ही। तो टोटल कितने हो गए बच्चों? 790। ये टोटल 790 ही लोग क्या है वोट करते हैं। वोटिंग का प्रोसीजर क्या होगा, तरीका क्या होगा, आइए वो जानते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति जी के चुनाव में जो मनोनीत लोग हैं वो वोट नहीं कर रहे थे, यहाँ पे भी नहीं कर रहे थे, परंतु राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित लोग वोट कर रहे थे। परंतु यहाँ पे राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित लोग वोट नहीं कर रहे, पर मनोनीत लोग वोट कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत द्वारा और गुप्त मतदान से होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो भी कैसे होगा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होगा, एकल संक्रमण और गुप्त मतदान। आइए समझते हैं कैसे। जैसा कि फॉर एग्जांपल वही सिस्टम होगा, एक बैलेट पेपर दिया जाएगा सभी सांसदों को, उस पर नाम लिखा हुआ होगा A, B और C, ठीक है। फिर सभी सांसदों को क्या है, प्राथमिकता देनी होगी। मैं सबसे पहले इसको बनाना चाहता हूं, मैं इसको, ठीक है। इस प्रकार से सभी को क्या मिलेंगे, बैलेट पेपर्स मिलेंगे। और उन बैलेट पेपर पे सभी व्यक्ति जो सभी सांसद है वो अपनी क्या कर देंगे, अपनी जो प्राथमिकता है, जो वरीयता है, वो वरीयता डिसाइड कर देंगे कि हाँ भाई मैं इसको उपराष्ट्रपति बनाना चाहता हूँ सबसे पहले, फिर इनको, फिर इनको, फिर इनको। फिर क्या होता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग के डिब्बे में डाल देते हैं। फिर निर्वाचन आयोग उनकी काउंटिंग करता है। और काउंटिंग कैसे होगी भाई, सबसे पहले ये A का बॉक्स, ये B का बॉक्स और ये C का बॉक्स, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखेंगे कितने लोगों ने A को फर्स्ट पे रखा है, कितने लोगों ने B को फर्स्ट पे रखा है और कितने लोगों ने C को फर्स्ट पे रखा है। तो इन टोटल में देखेंगे और फिर जितने वोट हुए हैं, जितने का अगर 50% से एक ज्यादा मिल गया, ये जरूरी है कि 50% से एक ज्यादा होना चाहिए। 790 लोग अगर प्राथमिकता आपको दे रहे हैं तो 790 का आप 50% निकालिए बच्चों, 395 आएगा। तो करीबन 396 जो सांसद हो वो क्या करें, फर्स्ट पे एक व्यक्ति को रखें तो वो जीत जाएगा। अगर वो नहीं जीत पाता है तो फिर से क्या होता है, जैसे मान लीजिए C को सबसे कम वोट मिले तो इसके जो कम वोट है वो A में और B में क्या कर दिए जाएंगे, डिवाइड कर दिए जाएंगे। प्रणाली सेम की सेम वही प्रणाली होगी जो राष्ट्रपति जी के चुनाव में यूज करिए। हम राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति के स्पेशल वीडियोस भी बना चुके हैं। उसके बाद अलावा मैंने राष्ट्रपति जी का जब लास्ट लेक्चर में हम लोग चर्चा कर रहे थे, निर्वाचन प्रक्रिया भी मैंने आपको पढ़ाई है और फिर से वही अपन लोग वापस पढ़ रहे हैं उपराष्ट्रपति जी के में। तो प्रक्रिया कहीं ना कहीं सेम है। इसके अलावा समानुपातिक जो प्रतिनिधित्व है, हमने राज्यसभा के चुनाव के बारे में पढ़ा था, तब भी पढ़ चुके, अब तो हम बहुत बार पढ़ चुके, तो यहाँ पे कंफ्यूजन की गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति जी शपथ दिलाते हैं उपराष्ट्रपति को। वेतन 4 लाख प्रति माह होता है। नोट, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है। तो मतलब जो भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा, राज्यसभा के सभापति बन जाएंगे। ये जैसे कि पहले थे वेंकैया नायडू जी, अब तो जगदीप धनखड़ जी हमारे देश के उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो उपराष्ट्रपति को हम कितने समय के लिए चुनेंगे, 5 वर्ष के लिए चुनेंगे। एक बात आप हमेशा ध्यान देना कि उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जा रहा है, परंतु जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्यों को कितने साल के लिए चुना जाता है, 6 साल के लिए। और उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना है, 5 वर्ष का है। उसको भी उसी तरह चुनते हैं जैसे राष्ट्रपति को, केवल इतना अंतर है कि उसके निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं के सदस्य नहीं होते। अब इन्होंने आपको बताया तो मैंने तो आपको पूरा जो सिस्टम है, जो पूरा प्रोसीजर, वो पूरा प्रोसीजर आप लोगों को समझा दिया। राष्ट्रपति को जैसे आप चुनते हो वैसे ही उपराष्ट्रपति को चुना जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 2 अंतर है। पहला अंतर, राष्ट्रपति जी के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य वोट डाल रहे थे। कौन डाल रहे थे, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही वोट डाल रहे थे। परंतु उपराष्ट्रपति जी के निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे। और दूसरा अंतर यह है कि राज्यों की जो विधानसभा के जो विधायक हैं, सिर्फ और सिर्फ राज्यों की विधानसभा के जो विधायक हैं वो वोट कर रहे थे, विधान परिषद के विधायक नहीं करेंगे। तो राज्यों की विधानसभा के जो विधायक हैं वो वोट कर रहे थे, परंतु उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में विधायक वोट नहीं करते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए वोट नहीं करते हैं। निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं।
उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास करना पड़ता है और उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है। देखिए यहां पर जो इंपॉर्टेंट रोल है वो राज्यसभा का है। इंपॉर्टेंट रोल जो हटाने के लिए प्रोसीजर, उसमें इंपॉर्टेंट रोल राज्यसभा का है, क्योंकि वो राज्यसभा के पदेन सभापति है। तो उनको हटाने के लिए अपने बहुमत जितना भी है उसका 50% से ज्यादा होना चाहिए। बहुमत जो है, बहुमत का आश्रय प्रस्ताव पारित करना होगा और लोकसभा से सहमति लेनी होगी कि हाँ भैया लोकसभा हटा सकते हैं, क्योंकि देश के उपराष्ट्रपति हैं। तो उपराष्ट्रपति का पद बड़ा है, तो लोकसभा के लोगों ने वोटिंग करी थी, तो उनसे भी पूछना जरूरी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारण से रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ये बात मैंने आपको समझा दी, एक्सप्लेन कर दी। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, अगर वो त्यागपत्र दे देते हैं मतलब इस्तीफा सौंप दे, अगर उनको महाभियोग द्वारा हटा दिया जाए, ठीक है, मतलब उनको रिमूवल कर दिया जाए, इम्पीचमेंट का प्रोसेस इस्तेमाल कर लिया जाए, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता, जब तक उनकी जो सीट है, राष्ट्रपति की जो सीट है वो खाली हो जाती है, तब तक क्या होगा, जो प्रेसिडेंट कौन बनेगा? क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ भैया आज डेथ हुई है या आज राष्ट्रपति जी ने रिजाइन दिया है या आज इंपीचमेंट के द्वारा उनको हटा दिया गया है तो कल की कल हमें नया राष्ट्रपति मिल जाए, नहीं। और देश का जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है वो खाली होना नहीं चाहिए। तो इसलिए क्या होगा कि 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति जी के चुनाव कराना अति आवश्यक है, जरूरी है। और 6 महीने तक उस पोस्ट को कौन संभाल के रखेगा? उस पोस्ट को संभाल के रखेंगे देश के वाइस प्रेसिडेंट, देश के उपराष्ट्रपति। वो उस समय के लिए क्या हो जाएंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति हो जाएंगे। मतलब जब तक नया राष्ट्रपति नहीं मिल जाता तब तक क्या होगा? वो राष्ट्रपति बनकर के रहेंगे। हाँ, ये उपराष्ट्रपति जो है, ये उपराष्ट्रपति भी चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है, वो राष्ट्रपति के लिए आवेदन कर सकते हैं। वो पार्टियों का पूरा सिस्टम है, पार्टियां किनको आगे नामांकन ले जाती है, किसको साथ ले जाती है। परंतु 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होना जरूरी है। ये संविधान के दायरा है कि आप 6 महीने के अंदर कोई सा भी चुनाव करवा ही लेना चाहिए। और जब तक 6 महीने तक आपको नया राष्ट्रपति नहीं मिलता है तब तक आपके उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति की भूमिका देश के लिए निभाएंगे। ओके, तो आज जो हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। अब यहां तक आपने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। आज का थोड़ा सा हमारा लेक्चर छोटा भी है, क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जी का ये 2 ही टॉपिक हमारे बाकी रह गए थे, ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में अब हम लोग जानेंगे। हम कार्यपालिका पढ़ रहे हैं, तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद आता है। तो राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, इनके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो नेक्स्ट लेक्चर से जो हम लोग पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। और फिर जो हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज की, ठीक है, जो बात करते हैं आईएएस आईपीएस अधिकारी की, जो नौकरशाही की हम लोग बात करते हैं, जो स्थायी कार्यपालिका की हम लोग बात करते हैं, उसकी भी चर्चा हम इसी चैप्टर के एंडिंग में जाते जाते करेंगे। फिर ये जो चैप्टर हमारा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और कल एक बच्चे ने कमेंट करा कि सर जो दूसरी बुक है उसके भी चैप्टर्स कराइए। तो बेटा इसके बाद अपन विधायिका और करेंगे, जो चैप्टर 5 है विधायिका, वो और करेंगे, जिससे कि आपको विधायिका और कार्यपालिका एक साथ समझ में आ जाए। और फिर फाइनली हम जो पहली वाली बुक है, जो राजनीतिक सिद्धांत की बुक है, उसकी तरफ मूव कर जाएंगे, उसकी तरफ हम आगे बढ़ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों बुक पूरी कराएंगे, पूरी कोशिश है, पूरी कंप्लीट कराएंगे। आप चिंता ना करें, बस आप पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे और ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।